क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की लगभग 2/3 आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर खेत ना हो, फसलें ना हो तो हम खाएंगे क्या। मेरा नाम मिराज है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। हम बात करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग सब्सिस्टेंस से कमर्शियल तक का सफर कैसे तय करती है। इस सेक्शन के एंड तक आप समझ जाएंगे कि हर रीजन में फार्मिंग का तरीका अलग अलग क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के खेत और किसान की कहानी। एग्रीकल्चर इंडिया की एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसका मतलब यह है कि ये हमें फूड ग्रेन्स देती है और साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन। इसके अलावा कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं जो देश की इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाते हैं। जरा पॉज करके सोचिए, आपके घर में रोज इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज एग्रीकल्चर से आती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स इन इंडिया। इंडिया में फार्मिंग एक जैसी नहीं होती। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और कल्चर के हिसाब से फार्मिंग के तरीके भी बदलते गए। आज हम 3 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स पढ़ेंगे: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये फार्मिंग आज भी इंडिया के कुछ रिमोट एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। इसके की फीचर्स क्या हैं? छोटी जमीन होती है, प्रिमिटिव टूल्स जैसे हॉउ, डाउ, डिगिंग स्टिक्स यूज होती हैं, फैमिली पर्सन या कम्युनिटी लेबर का इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए मॉनसून और नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसमें पहले जंगल का एक हिस्सा काटा जाता है और जलाया जाता है, फिर उस जमीन पर फसल उगाई जाती है। जब जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो किसान नया एरिया क्लियर कर लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। इसके भारत में अलग अलग नाम हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूमिंग कहा जाता है, मणिपुर में पामलो, बस्तर छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा और वेस्टर्न घाट्स में कुमारी के नाम से इसे जाना जाता है। पूरी दुनिया में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया में लेडांग और ब्राजील में रोका। इसे एक कहानी से समझते हैं। इस कहानी के किरदार का नाम है रिंझा। रिंझा असम के दीफू के पास रहती है। वो अपनी फैमिली को जंगल क्लियर करते हुए देखती है, बैम्बू कनाल से पानी लाकर खेतों में पानी देती है। उसे नेचर बहुत पसंद है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और अगले सीजन में उन्हें नई जमीन ढूंढनी होगी। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये फार्मिंग उन एरियाज में की जाती है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और जमीन कम होती है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसमें हाई डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस और HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है। लैंड होल्डिंग्स छोटी होती हैं और उन छोटी लैंड होल्डिंग्स से मैक्सिमम आउटपुट की कोशिश होती है। इनहेरिटेंस लॉस की वजह से जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, फिर भी किसान ऑल्टरनेटिव इनकम ना होने की वजह से यही फार्मिंग जारी रखते हैं। ये फार्मिंग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में फॉलो की जाती है। कमर्शियल और प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इसका मेन गोल होता है मार्केट के लिए प्रोडक्शन। इसके फीचर्स हैं HYV सीड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भरपूर इस्तेमाल। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आउटपुट भी बहुत ज्यादा होता है। एक और बात ध्यान रखने वाली है, एक ही क्रॉप किसी जगह पर कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो हो सकती है और किसी और जगह पर सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह ग्रो की जा सकती है। जैसे राइस पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो की जाती है, जबकि उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह ग्रो की जाती है। प्लांटेशन फार्मिंग, इसमें एक ही क्रॉप बहुत बड़े एरिया में ग्रो की जाती है। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का यूज होता है, जैसे हैवी मशीनरी या लार्ज मशीनरी, और इसमें बड़े स्केल पर माइग्रेंट लेबर काम करती है। इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। टी असम और नॉर्थ बंगाल में ग्रो की जाती है, जबकि कॉफी कर्नाटक में ग्रो की जाती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रॉप सीधा इंडस्ट्री और मार्केट तक जाती है। जैसे शुगर केन यील्ड को फैक्ट्री तक ले जाने में अगर देरी हुई तो उसके एग्रीगेट वेट में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जाना इंडिया में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स और कैसे एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी फार्मिंग को शेप करती है। आने वाले वक्त में सस्टेनेबल और मॉडर्न फार्मिंग इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होगी। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स के बारे में, रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ही साल में 3 अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि एक ही क्रॉप अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर उगाई जाए? इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल वैरायटी सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि खेती और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में भी नजर आती है।
इस सेक्शन में हम डिटेल से समझेंगे इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ और जायद सीजन्स और इंडिया की मेजर क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेस के बारे में। दोस्तों, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किस एरिया में कौन सी फसल किस सीजन में ग्रो की जाती है। इंडिया में फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स सब उगाए जाते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल और फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर। इंडिया में 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। पहला रबी क्रॉप्स, ये विंटर क्रॉप्स हुआ करती हैं। इनका सोइंग सीजन होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, जबकि हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल से जून के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जैसे व्हीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड्स, और जिन स्टेट्स में ये ग्रो की जाती हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन क्रॉप्स की सक्सेस का एक बड़ा रीजन है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से होने वाली विंटर रेनफॉल। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में व्हीट के प्रोडक्शन को बहुत बूस्ट दिया। अब आती है खरीफ क्रॉप्स। इनको मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। इनकी सोइंग मॉनसून के साथ साथ होती है, जबकि इनकी हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। और ये कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? ये ग्रो होते हैं असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट के पास, उत्तर प्रदेश और बिहार। वैसे आजकल पंजाब और हरियाणा भी राइस के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स बन गए हैं इरिगेशन के जरिए। अभी एक स्पेशल केस, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में राइस की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है औस, अमन और बोरो। अब आती हैं जायद क्रॉप्स। रबी और खरीफ के बीच का छोटा सीजन, उसके समर मंथ्स में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। जायद क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी? जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स यानी कि मवेशियों के या जानवरों के चारे के लिए। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की मेजर फूड क्रॉप्स में आते हैं राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी गेहूं, मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी, मेज यानी मक्का और पल्सेस यानी कि दलहन। राइस इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है। भारतवर्ष दुनिया का 2nd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर देश है, फर्स्ट चाइना है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होनी चाहिए और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। राइस कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में, कोस्टल एरियाज में और डेल्टा रीजन में। कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स ने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान जैसे कम रेनफॉल एरियाज में भी राइस को पॉसिबल बना दिया है। व्हीट इंडिया का 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मेन फूड। इसको ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कूल ग्रोइंग सीजन, हार्वेस्ट के वक्त ब्राइट सनशाइन और रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच। भारत की 2 व्हीट जोन्स कौन कौन सी हैं जहां पर ये ग्रो किया जाता है? पहला है गंगा सतलज प्लेन्स, दूसरा है डेक्कन का ब्लैक सॉइल रीजन। मेजर स्टेट्स जहां पर ये ग्रो होता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी, इन्हें अक्सर कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन में बहुत रिच होते हैं। रागी आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के ड्राई रीजन्स में ग्रो की जाती है। अब आते हैं ज्वार की तरफ। ज्वार 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है भारत में। ये एक रेनफेड क्रॉप है, कम इरिगेशन में भी आसानी से ग्रो हो सकती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की रीजन्स में ग्रो की जाती है। जबकि बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल रीजन्स में ग्रो की जाती है। बात करें अगर मेज या मक्का की, तो ये एक फूड क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है। वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन कभी कभार ये रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो की जाती है। इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाती है। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन इसके प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। मेजर स्टेट्स जहां पर ये ग्रो की जाती है वो है कर्नाटक, MP, UP, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पल्सेस या फिर दालें, हिंदुस्तान दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। ये वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। मेजर पल्सेस या दालें कौन कौन सी हैं? तूर, जिसे अरहर भी कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। बात करें इनके फीचर्स की, तो इन्हें भी कम पानी चाहिए होता है मिलेट्स की तरह, ड्राई कंडीशंस में अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं, और अरहर की दाल के अलावा सारी पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मेजर स्टेट्स जहां पर ये ग्रो होते हैं वो है MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP और कर्नाटक। कमेंट्स में बताएं कौन सी पल्सेस खरीफ और कौन सी रबी में उगाई जाती हैं।
तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जाना इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ और जायद सीजन्स और मेजर क्रॉप्स और उनकी कंडीशंस। और हमने ये भी जाना कि इंडिया की डाइवर्सिटी ही इंडिया के एग्रीकल्चरल वैरायटी की स्ट्रेंथ है। अक्सर हम चावल और गेहूं को ही फूड क्रॉप समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ग्रेन्स के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो न सिर्फ हमारी डेली लाइफ के बल्कि इंडस्ट्री और इकोनॉमी का भी एक बड़ा हिस्सा है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन क्रॉप्स की जो फूड क्रॉप्स हैं लेकिन ग्रेन्स नहीं है, नॉन फूड क्रॉप्स की, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। शुगर केन, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। शुगर केन एक स्पेशल क्रॉप है जो लगभग 1 साल में तैयार होती है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए? इसे टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का। रेनफॉल जो मिनिमम इसे चाहिए वो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अगर कम रेनफॉल एरियाज में इसे ग्रो किया जा रहा है तो इरिगेशन बहुत जरूरी है। ये क्रॉप्स अलग अलग सॉइल में ग्रो हो सकती है, लेकिन सोइंग से हार्वेस्टिंग तक ये मैनुअल लेबर मांगती है। ब्राजील के बाद हिंदुस्तान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। शुगर केन से हमें क्या क्या हासिल होता है? इससे हमें हासिल होता है शुगर, गुड़ या जैगरी, खंडसारी और मोलासेस। मेजर स्टेट्स जहां पर शुगर केन ग्रो किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कुकिंग ऑयल और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल दोनों प्रोवाइड करती हैं। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में अगर इंडिया की ग्लोबल पोजीशन के बारे में बात करें तो 2018 में इंडिया ग्राउंडनट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद, और जबकि रेपसीड या फिर सरसों में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। ऑयल सीड्स लगभग 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया कवर करती हैं। मेजर ऑयल सीड्स हैं जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम या फिर तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स और सनफ्लावर। कुछ ऑयल सीड्स सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट बनाने में भी यूज होती हैं। सीजन वाइज क्रॉप्स की बात करें तो ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, लिनसीड्स और मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स हैं, सीसमम या फिर तिल नॉर्थ में खरीफ हैं जबकि साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप की तरह ग्रो होती हैं, जबकि कैस्टर सीड्स रबी और खरीफ दोनों क्रॉप की तरह ग्रो होती हैं। 2019 और 20 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तादाद में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पाई गई ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में। टी प्लांटेशन क्रॉप। टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बेस्ट एग्जांपल है। टी को इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज ज्यादातर प्लांटेशंस इंडियंस के ही पास हैं। बात करें इसकी ग्रोथ कंडीशंस की तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर सकती है, लेकिन इसे चाहिए डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल, वो सॉइल जो कि रिच हो ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर में है। इसे चाहिए वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट और साल भर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा बारिश कभी कम बारिश, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और इसकी प्रोसेसिंग टी गार्डन के अंदर ही होती है फ्रेशनेस के लिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वो है असम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरला। दूसरी स्टेट्स जो थोड़ा कम अमाउंट में टी को ग्रो करती हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। 2018 में इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, चाइना के बाद। कॉफी। इंडियन कॉफी दुनिया भर में क्वालिटी के लिए मशहूर है। इसकी अराबिका वैरायटी यमन से लाई गई, जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत हाई है। कॉफी का कल्टीवेशन शुरू हुआ बाबा बुदन हिल्स से, जो कि कर्नाटका में है। आज भी कॉफी मेनली ग्रो होती है कर्नाटका के नीलगिरी रीजन में, केरल में और तमिलनाडु में। बात करें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है चाइना के बाद। इंडिया दोनों तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स भी। इसके मशहूर एग्जांपल्स हैं जैसे मैंगोज, ये ग्रो होते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस ग्रो होते हैं नागपुर और चेरापूंजी में। बनानास ग्रो होते हैं मेनली केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची और गुआवा ग्रो होते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, जबकि पाइनएप्पल मेघालय में ग्रो होते हैं। ग्रेप्स ग्रो होते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स और वॉलनट्स ग्रो होते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का दूसरा पार्ट यानी कि वेजिटेबल्स। कौन कौन सी वेजिटेबल्स इंडिया में ग्रो होती हैं? जो वेजिटेबल्स इंडिया में ग्रो होती हैं उनके नाम है पीज, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो। नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होती हैं उनके नाम है रबर और फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में आ जाएंगे कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। बात करें रबर की तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है।
ये स्पेशल कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज में ग्रो हो सकती है। इसे ग्रोथ के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर एनुअली से ज्यादा की रेनफॉल चाहिए होती है। मेजर रीजन्स जहां ये ग्रो होती है वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मेघालय में स्पेसिफिकली गारो हिल्स। इंडिया के 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। सिल्क के लिए सिल्कवॉर्म की रियरिंग होती है जिसे सेरिकल्चर कहते हैं। बात करें कॉटन की तो इंडिया कॉटन का ओरिजिनल होम माना जाता है। डेटा के अकॉर्डिंग 2017 में इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर देश था चाइना के बाद। कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए होती है जो कि डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल या फिर इरिगेशन। और इसको ग्रो करने के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं जहां बिल्कुल भी ओस ना हो। अगर थोड़ी बहुत भी ओस हुई तो ये फसल खराब हो सकती है। और तेज चटकी हुई धूप, ब्राइट सनशाइन। ये एक खरीफ क्रॉप है जो 6 से 8 महीने में पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है। मेजर स्टेट्स जहां पर ये ग्रो की जाती है वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं जूट की। जूट द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनहरा दिखता है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल और फ्लड प्लेन्स के हाई टेम्परेचर में ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। मेजर स्टेट्स जहां पर जूट अच्छे से ग्रो कर पाता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय। अब इसकी यूजेस कहां कहां है? इसका यूज होता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप, रस्सी या सुतली, यार्न, धागा, कारपेट्स और आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंडिया में एग्रीकल्चर हजारों सालों से होता आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बिना ग्रोथ काफी स्लो रही। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, इसीलिए रिफॉर्म्स जरूरी थे। अगर इंडिपेंडेंस के बाद के रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें शामिल है एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जिसमें जमींदारी को खत्म कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग, जो 1951 से 1956 तक था। और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी कि छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को एक साथ मिलाकर उनमें खेती करना, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। 1960s से 70s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया, इन्होंने भी एग्रीकल्चर को बूस्ट प्रोवाइड किया, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ कुछ एरियाज तक लिमिटेड रही। 1980s से 1990s के बीच कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस, जो कि ड्रॉट, फ्लड और साइक्लोन भी कवर करते हैं, वो लाए गए। ग्रामीण बैंक्स बनाए गए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बड़े पैमाने पर बनाई गईं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गईं। किसानों को मॉनेटरी सपोर्ट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। उनके ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए वेदर बुलेटिन्स रेडियो और टीवी पर चलाए गए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी स्कीम्स लाई गई। अब बात करते हैं भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर यानी कि सक्सेसर तक कहा। भूदान और ग्रामदान मूवमेंट में विनोबा भावे का बड़ा रोल है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में जब कुछ लैंडलेस लोगों ने जमीन मांगी तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ लैंड डोनेट कर दी। इसे कहा गया भूदान। लेकिन जब पूरे के पूरे गांव डोनेट हुए उसे कहा गया ग्रामदान। ये मूवमेंट कहलाया ब्लडलेस रेवोल्यूशन। कई जमींदारों ने सैकड़ों एकड़ जमीनें डोनेट कर दी, या यूं कहिए कि लैंड सीलिंग एक्ट के डर से उन्होंने उन जमीनों को बांट दिया। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जाना फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि इकोनॉमी, कल्चर और लाइवलीहुड की बैकबोन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है। हैव अ गुड डे।